गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑल ऑफ ईच एंड ईच फॉर ऑल स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल टू, प्रत्येक के लिए सभी और सभी के लिए प्रत्येक, यह कथन किस पर लागू होता है? कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, या सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, या कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो अगर इसमें से हम आंसर को देखें तो डेफिनेटली हमारा ये कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस पे अप्लाई होता है, क्योंकि इसमें काफी सारे मेंबर्स होते हैं, आपस में मिलकर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं, एक दूसरे की बेनिफिट के लिए सोचते हैं, जो भी बेनिफिट लास्ट में बचता भी है, प्रॉफिट भी होता है, तो वो भी आपस में डिवाइड करते हैं, तो एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। तो डेफिनेटली ये कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस पर अप्लाई होता है, ठीक है, क्योंकि आपसी सहमति से एक ग्रुप में इंक्लूड होते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, और जो भी फंड इकट्ठा होता है तो उसमें सभी का बराबर हिस्सा भी होता है, ठीक है। तो इसी में ही आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलर्स फेमस बुक एंटेलेड, जिसका टाइटल था हमारा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये पब्लिश कौन से ईयर में हुई है? 1901, 1910, 20, 11 या 15? ये टॉपिक हमारा बिजनेस स्टडीज में कहीं ना कहीं या बिजनेस मैनेजमेंट में स्टडी करने को मिलता है हमें। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर हमारे FW टेलर हुए हैं, जिन्होंने बुक पब्लिश की थी, जिसकी बुक पब्लिश हुई थी द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हमको बताना है कि कब पब्लिश हुई है। यस, ये हमारी पब्लिश हुई है 1911 में। 1911 में पब्लिश हुई थी, तो उसमें काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स थे, और ये प्रिंसिपल्स आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं। कोऑर्डिनेशन का, मेंटल रिवोल्यूशन का, है ना, जो भी इंप्लॉइज का हम ट्रेनिंग या सिलेक्शन करें वो साइंटिफिक मेथड होनी चाहिए, पुरानी पुरानी टेक्निक्स को नहीं फॉलो करते रहना चाहिए, ये सब प्रिंसिपल्स इसमें थे। आगे है हमारी बात, वन अमंग द फ्लोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसमें से साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर किसको कहते हैं? तो क्वेश्चन आंसर देखने की जरूरत भी नहीं है, और इसका आंसर तो हमको डायरेक्टली पता ही होता है, बार बार हमारा क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। FW टेलर है हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जिनको फादर कहते हैं। तो डेफिनेटली ये हमारे FW टेलर हैं। क्वेश्चन पहले भी हमारा काफी बार रिपीट कहीं ना कहीं हुआ है ये। फ्रेडरिक विंस्टन टेलर, हम इनको नेम से जानते हैं, और मैंने आपको बताया था मिडवेल स्टील कंपनी में इन्होंने जब ज्वाइन की थी, ऐसे एम्प्लॉय के रूप में ज्वाइन किया था, 6 साल की जो इन्होंने कड़ी मेहनत की थी। 1884 के अंदर ये मेन इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर पहुंच गए थे, और एम्प्लॉयज की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत नज़दीकी से देखा था, इसलिए उन्हीं के समाधान सोल्यूशन निकालने की इन्होंने बहुत कोशिश की, तो इसलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर इनको कहा जाता है, ठीक है। और इनका जन्म अमेरिका में ही हुआ था। आगे है हमारा, ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये किसने प्रतिपादित किया था? मैक्स वेबर ने, हेनरी फ्योल ने, फ्रेडरिक W टेलर ने, विंस्टन टेलर ने, चेस्टर बर्नार्ड ने, या लूथर हसले गुलिक ने? यस, ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका है बहुत बार। यस, मैक्स वेबर है ये। मैक्स वेबर ने ये दिया था थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी को लेकर, नौकरशाही का सिद्धांत, ठीक है। आगे है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसमें से साइंटिफिक मैनेजमेंट का कौन सा उद्देश्य नहीं है? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये तो बिल्कुल है। क्वालिटी को कंट्रोल करना, ये भी होगा। कॉस्ट रिडक्शन है, ये भी है। इंसेंटिव वेजेस, ये भी है। फैसिलिटिंग शॉर्ट शोल्डरिंग, सुविधाजनक दायित्व, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लोगों को वो देनी है जो सुविधाजनक हो। तो मुझे लगता है कि ये आंसर नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ई है। हमको ये बताना था कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट का कौन सा एम नहीं है। तो ये चारों एम तो होते हैं, ये चारों उद्देश्य तो हमको साइंटिफिक मैनेजमेंट में पूरे करने होते हैं, पर हम लोगों को सुविधा के अनुसार रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, ये कौन सा टॉपिक है? नो। तो सुविधा के अनुसार हमको उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, as per the principle of the management suggested by the fuel, what does the principle of spread the crops essentially talk about? प्रबंध के सिद्धांतों के तहत स्प्रेड द क्रॉप्स का सिद्धांत अनिवार्य रूप से किस विषय के बारे में बताता है? यूनिफॉर्मिटी, डिपार्टमेंटलाइजेशन, टीम वर्क, ऑनेस्टी, या शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ फंक्शनिंग रिलेशनशिप? तो डेफिनेटली यहाँ पर टीम वर्क हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये सहयोग की भावना का यह सिद्धांत है, प्रिंसिपल नंबर 14, जिसमें कहते हैं कि सभी को एक दूसरे की हेल्प से, एक दूसरे के सहयोग से काम करना चाहिए, बोले तो टीम वर्क में काम करना चाहिए। तो प्रिंसिपल अगर आपका डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो आप साइंटिफिक मैनेजमेंट के चैप्टर में जा सकते हैं, वहां पर आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर हमारे जो हेनरी फ्योल है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का हमारा 14th प्रिंसिपल है, तो वहां पर आप स्टडी कर सकते हैं, तो वहां पर आपको स्टडी करने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7,
मैनेजरियल ग्रिड एज ए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टूल वाज डिवाइस्ड बाय। प्रबंधकीय जाल मैनेजरियल ग्रिड एक प्रदर्शन के मूल्यांकन के उपकरण के रूप में किसके द्वारा तैयार किया गया था? पीटर एफ ड्रकर, माउंटेन एंड ब्लेक, कुंटेज एंड ओ'डोनेल, हेनरी मिंट्जबर्ग या फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ। फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ को पता है ना आपको, इन्होंने मोशन स्टडी की थी, एक राजमिस्त्री के ऊपर स्टडी किया था। बट फिलहाल हमको ये बताना है मैनेजरियल ग्रिड की इवैल्यूएशन किसके थ्रू हुई है? मैनेजरियल ग्रिड, यस, ये हमारी हुई है माउंटेन एंड ब्लेक। ठीक है, तो इसमें 5 अलग अलग नेतृत्व शैलियां थी, लीडरशिप स्टाइल्स वहां पे थोड़ा सा था। Who pronounced the concept of management by objective? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यस, पीटर एफ ड्रकर। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी रिपीट हो चुका है, पहले भी आ चुका है। पीटर एफ ड्रकर, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिनके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि जब हम कुछ भी डिसाइड करते हैं फर्म में तो सभी को इन्वॉल्व करके चलो। जब हम सभी को इन्वॉल्व करके चलते हैं, इंप्लॉइज को अगर सब कुछ बातों के बारे में पहले से पता होता है तो उनको लगेगा कि मैं फर्म का हूँ, फर्म मेरी है, फर्म के लिए मिलकर काम करेंगे, तो उनको कुछ पराया नहीं लगेगा, अपनापन फील होता है ना। जैसे हम घर में कुछ भी डिसाइड करते हैं तो घर में जब भी कोई डिसीजन होता है अगर हम सबसे पूछ कर करें तो सबको अपनेपन की फीलिंग आती है, तो सभी उसमें फिर इन्वॉल्व भी होते हैं डिसीजन के अंदर। वही हमें फर्म के बारे में बोल रहे हैं कि अगर हमको इम्प्लॉइज को समझना है, इम्प्लॉय को हमारे बारे में समझाना है, हमारे डिसीजन हमको इम्प्लीमेंट कराने हैं, तो उनको गल लगा के चलो, उनको बता के चलो कि हमारा टारगेट क्या है। उन सभी से हमको बात करनी चाहिए, पहले ही उनको बता देना चाहिए हमारी फर्म की अल्टीमेटली टारगेट क्या है। उनको मशीनों की तरह ट्रीट मत करो। दिस इज द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। आगे है प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्डर एस वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट एसेंशियली स्पीक फॉर। प्रबंध के सिद्धांतों में जो है क्रम का सिद्धांत, ऑर्डर, ये किस विषय के बारे में बात करता है? प्रत्येक वस्तु के लिए जगह है और प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर है, इसके लिए। या क्रम का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। या एक सबऑर्डिनेट द्वारा एक जो मेन मेंबर है, जो मेन ऊपर सुपीरियर, उसको प्रतिक्रिया देनी चाहिए। या एक मुख्य एक योजना, या क्रम की उपेक्षा करने के लिए पदगुण के लिए लघु परिपथ, शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ द हायरार्की की होता पास ऑर्डर। क्या लगता है इसमें से क्या आंसर होगा हमारा? यस, ये हेनरी फ्योल है जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव, उनके मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है, तो उन्होंने हमारे 14 प्रिंसिपल दिए थे, तो उसी में से एक ऑर्डर का भी था, तो उसी के अकॉर्डिंग ही है, प्रत्येक वस्तु के लिए जगह और प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर। ठीक है, तो ये उसका डिटेल था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का जो हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उसमें आप ऑर्डर का आप स्टडी कर लेना, वहाँ पे आपको स्टडी करने को मिल जाएगा डिटेल में, उसमें यही था। हर चीज़ की एक निर्धारित जगह होती है और प्रत्येक कर्मचारी का, प्रत्येक एम्प्लॉय का भी एक स्थान होता है, जगह होती है। ठीक है, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है अगर सही जगह पर सही चीज़ें मिल जाती हैं तो। हेनरी फ्योल डिवाइडेड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इनटू एक्टिविटी, 2 ग्रुप, 4 ग्रुप, 6 ग्रुप्स या 8 ग्रुप। कितने ग्रुप पे इन्होंने डिवाइड किया है? हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को डेफिनेटली 6 ग्रुप पे डिवाइड किया है। 6 ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया था। ये बात मैंने आपको पहले भी कभी ना कभी बताई थी। टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग और मैनेजरियल। तो इन 6 एक्टिविटीज में डिवाइड किया है। किसको? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को। TCF है ना, टेक्निकल, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल, फिर टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, फिर सिक्योरिटी की बात होती है, फिर अकाउंटिंग, फिर मैनेजरियल। तो ये 6 एक्टिविटीज हैं। आगे है हमारा नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एज लेट डाउन विद हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने डेफिनेटली हमारे कितने प्रिंसिपल दिए थे? 14 प्रिंसिपल्स। ठीक है, 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। 14 प्रिंसिपल के अंदर हमारा जो सबसे पहले था वो वर्क ऑफ डिवीजन का था, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर था, ऑर्डर को लेकर था, फिर हमारा आदेश की एकता, निर्देश की एकता, सबके साथ इक्विटी बिहेव करना चाहिए, और फिर हमारा डिसिप्लिन का भी था, है ना। फिर लास्ट में हमको देखा था कि हमारा वो भी था स्पिरिट द क्रॉप्स, बोले तो सहयोग की भावना, है ना, और व्यक्तिगत हित पर सामान्य हित को प्राथमिकता, ये सब थी। तो इसमें रिम्यूनरेशन का भी था, केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, ये सारे के सारे थे। स्टेबिलिटी, एम्प्लॉइज हमारी फर्मों को बार बार छोड़ के ना जाएं, टर्नओवर ना हो, ये सारे प्रिंसिपल्स 14 प्रिंसिपल्स थे। मैकग्रेगर ने क्या प्रतिपादित किया? थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, या नन ऑफ द दिस? यस,
थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, ये मैक ग्रेकर का बनाया हुआ एक कॉन्सेप्ट था, ये थ्योरी बनाई हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हार्थोन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय, हार्थोन जो एक्सपेरिमेंट हुआ था किसके द्वारा हुआ था? जॉर्ज एल्टन मायो, जॉर्ज एलिजाबेथ मायो, या जॉर्ज एजन मायो, या जॉर्ज मायो। ये टॉपिक हमारा पहले भी हुआ था। हार्थोन के अंदर हमारा एक पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ था, लगभग इसको होने में लगभग 5-6 साल लग गए थे। तो ये डेफिनेटली हमारे प्रोफेसर थे जॉर्ज एल्टन मायो। तो इन्होंने अपने साथियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एक स्टडी की थी वहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी एक, ठीक है, वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। तो वहाँ पर एक स्टडी हुई थी, तो उन्होंने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर स्टडी किया था और ये काफ़ी टाइम तक चलता रहा। तो इसमें प्रोडक्शन और जो एम्प्लॉयज़ का जो बिहेवियर होता है उसके बीच में रिलेशनशिप वो लोग सेट कर रहे थे कि दोनों में क्या रिलेशन होता है। मतलब अगर मान लो काम करने की दशाएं अच्छी हैं तो इंसान कैसा बिहेव करेगा, पानी अच्छा मिल रहा है तो इंसान अच्छा काम करेगा नहीं करेगा, लाइटिंग अच्छी है तो बंदे का बिहेवियर कैसा होगा। तो ये सारी स्टडीज़ इन्होंने की थी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर। काफ़ी बड़ी टीम थी इनकी, तो लगभग 5-6 साल स्टडी की, काफ़ी सारी बातें निकल कर बाहर आई थी। आज भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हो रही है। तो इन्होंने काफ़ी सारी स्टडीज़ की थी एल्टन मायो ने, प्रोफेसर एल्टन मायो, जॉर्ज एल्टन मायो। फिर वो अमंग द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द प्लानिंग फंक्शन गिवन बाय द टेलर, निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा विनिर्दिष्ट योजना कार्यों के साथ संबंधित नहीं है? रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इंस्पेक्टर, या डिसिप्लिनरियर। ये टॉपिक हमने अगर ध्यान से देखा है तो डेफिनेटली हमको इसका आंसर पता भी होगा। इस टॉपिक में से जो सबसे अलग जो हमको दिख रहा है वो डेफिनेटली हमारा यस नोट रेड। तो प्लानिंग फंक्शन गिवन विद द प्लानिंग फंक्शन के अंदर हमारे पास इंस्पेक्टर का टॉपिक नहीं है, ठीक है, प्लानिंग फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो फैक्ट्री के मैनेजमेंट के कामों को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, प्लानिंग और प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्लानिंग के अंदर हमारा ये नहीं आता था, फंक्शनल वाला टॉपिक था, वहां पे थोड़ा डिटेल में देखना, ग्राफिकल फॉर्म में दिया भी होगा बुक में कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है द क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ट्रीट्स ऑर्गेनाइजेशन एस एन, संगठन का परंपरागत सिद्धांत एक संगठन को मानता है क्या? ओपन, क्लोज, टेक्निकल, या मैक्रो सिस्टम? यस, ये क्लोज सिस्टम है, ठीक है, क्लोज्ड। संगठन का जो हमारा एक टेक्निकल जो था ना ट्रेडिशनल प्रिंसिपल, ये ऑर्गेनाइजेशन को एक बंद व्यवस्था मानता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि एम्प्लॉयज़ और जो भी काम करने वाले लोग होते हैं उन सबके जो मध्य जो रिलेशन होता है ना वो एक लिमिटेड होता है। तो ये बंद व्यवस्था को, एक क्लोज्ड मतलब एक सिस्टम को इंडिकेट करता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये बी ऑप्शन, क्लोज सिस्टम। Which one of the following is not a mechanism of managing stress? इसमें से स्ट्रेस को मैनेज करने का कौन सा मैकेनिज्म नहीं है? रस्ट आउट, कॉग्निटिव थेरेपी, जॉब एनरिचमेंट, या नेटवर्किंग? यस, परित्याग, ठीक है। FW टेलर कॉल्ड द मिलिट्री टाइप ऑफ द फॉर्मेंस टू, FW टेलर ने सैनिक जैसा फॉर्मेन कैसे कहा है? यूनिटी ऑफ कमांड को, स्पैन ऑफ कंट्रोल को, डेलीगेटेड लिस्ट्स को, या डिपार्टमेंट को? किसको कहा है? यस, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में देखा था ना कि उसको देखा क्या बोला गया था, ये जो 5-6 बंदे होते हैं उनको एक ही बंदे से ऑर्डर मिलना चाहिए, वो उनकी पते ही जवाबदेही होना चाहिए। क्योंकि एक बंदे को अगर 2 या 3 लोगों से ऑर्डर मिलते हैं ना तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है किसके काम को ज़्यादा प्रेफरेंस है। मान लो जैसे घर के अंदर है, आपके फादर भी कोई बात बोल रहे हैं, मदर भी कोई बात बोल रही है, वो भी बोल रहे हैं कि अभी काम कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि अभी काम कर रहे हैं, ऑर्डर तो दोनों से मिल रहा है पर आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो यहाँ पर ही बोलते हैं कि ऑर्डर देने वाला ऊपर हमारा एक ही होना चाहिए और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए ही होनी चाहिए, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड का था, कमांड जो आदेश देने की जो एकता होती है। टेलर्स डिफरेंशियल वीच पीस वर्क प्लान प्रोवाइड्स दैट, टेलर की विभेदक उच्चरती कार्य योजना क्या प्रदान करती है? आर लेबरर्स शुड बी असाइन डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क, या आर लेबर शुड बी पुट इन द डिफरेंट टाइम पीरियड, या दोज हु प्रोडक्ट मोर स्टैंडर्ड वुड रिसीव हायर वेजेस, दोज हु प्रोडक्ट लो वेजेस। यही आंसर हमारा सी है। उन्होंने बोला था टेलर की
जो डिफरेंस वेज सिस्टम था, जो भी लोग स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम करते हैं उनको वेजेस ज़्यादा दो, जो स्टैंडर्ड से कम करते हैं उनको कम दो, तो हमारा उसके अकॉर्डिंग हमारा यही आंसर बनेगा। ठीक है, सी। ये 1896 की बात है, तब हमने डिफरेंशियल बेस पे सिस्टम था। ये टॉपिक कहीं ना कहीं हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आता है। आगे देखते हैं, ए कॉन्सेप्ट इन रिटेनिंग द हेल्प्स एक्सप्लेन द इमर्जेंस ऑफ द न्यू मटेरियल इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। फुटकर विक्रय से संबंधित अवधारणा को नूतन फुटकर विक्रेताओं के उद्भव की व्याख्या करती है। कौन सी प्रकल्पना कहलाती है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सर्विस, एस्ट्रोनॉट, रिटेल लाइफ साइकिल या व्हील ऑफ रिटेलिंग। ठीक है, फुटकर विक्रय से संबंधित अवधारणा जो नूतन नए फुटकर विक्रेताओं के उद्भव की व्याख्या करती है, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? यस, व्हील ऑफ रिटेलिंग। व्हील ऑफ रिटेलिंग। ठीक है, तो इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स बने हुए थे, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, 3, 4, तो इसलिए पूरा का पूरा व्हील की तरह है ये। तो अगर हम क्वाड्रेंट 3 की बात करें तो उसमें प्राइस भी ज़्यादा है, मार्जिन ज़्यादा है, गुडविल ज़्यादा है। क्वाड्रेंट अगर 4 की बात करें, ठीक है, तो इस टाइप से पूरा का पूरा व्हील ऑफ रिटेलिंग के नाम से आता है ये। आगे देखते हैं, इफ ए नेटवर्क ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दैट अराइज व्हेन पीपल एसोसिएट विद ईच अदर इज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, देन फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से हमको ढूंढना है कौन सा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। द मशीन शॉप ग्रुप, या कस्टमर ग्रुप, या 6 फ्लोर ग्रुप, या फ्राइडे इवनिंग बाउलिंग गैंग। इनफॉर्मल ग्रुप कौन सा नहीं है इसमें से? यस, कस्टमर्स ग्रुप। ठीक है, इनफॉर्मल ग्रुप पता ना, काफी सारे लोगों का, एक व्यक्तियों का एक जाल होता है जो लोगों को एक दूसरे से संबंधित होने से उत्पन्न होता है। ठीक है, कस्टमर का तो कोई ग्रुप होता ही नहीं है, क्या ग्रुप होना है? इनफॉर्मल ग्रुप नहीं बनता। आगे, इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस द लायबिलिटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो प्रोप्राइटर की जो लायबिलिटी होती है कैसी होती है वो, ये टॉपिक तुमको पहले से ही पता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर या पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी, या सोल प्रोप्राइटर में जो बंदा होता है काम करने, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, आगे है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें से सोल प्रोप्राइटरशिप का कौन सा बेनिफिट है? सोल प्रोप्राइटरशिप का कौन सा बेनिफिट है? इजी इंफॉर्मेशन, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, या मिनिमम रेगुलेशंस, या ऑल ऑफ द अबव। सारी की सारी हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप पे काम करना आसान होता है, बनाना आसान होता है, ऑपरेट करना आसान है, कुछ रेगुलेशंस होती नहीं है, तो ये आंसर हमारा रहेगा। ठीक है, होल्ड करना। The next one is 23rd. The person who bears a risk to produce goods or services to earn profit is called. ऐसा पर्सन जो रिस्क बियर करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, अर्न प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर, ट्रेडर, प्रोफेशनल, या इन्वेस्टर? यस, एक बंदा जो बियर करता है गुड्स को प्रोड्यूस करने में, सर्विसेज के लिए, अर्न प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर ही होता है। ठीक है, नया प्रोडक्ट बनाता है, इनोवेशन भी करता है, सारी बातें आ जाती हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर की कुछ खास बात होती है ना। आगे है, वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन, अनलिमिटेड लायबिलिटी, सीक्रेसी, लोअर कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। डिसएडवांटेजेस कौन सा है इसमें से? सारे के सारे ही हैं, क्या लगता है आपको? अनलिमिटेड लायबिलिटी, सीक्रेसी, लोअर कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, या ऑल ऑफ द, इसमें से कौन सा डिसएडवांटेज है? यस, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है ना भाई, डूब गया तो पता चला कि घर की प्रॉपर्टियां तो बिक गई हैं, है ना। बाकी तो यहाँ पर एडवांटेजेस ही हैं, सिक्रेसी रहती है, मैनेजमेंट की कॉस्ट कम आती है, ये तो एडवांटेजेस में है, ये एडवांटेजेस में है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी डिसएडवांटेजेस में है। आगे है, इन ए सोल प्रोप्राइटरशिप जो प्रोप्राइटर लायबिलिटीज, प्रोप्राइटर की जो लायबिलिटी होती है, ये टॉपिक हमारा पहले भी डिस्कस हो चुका है। प्रोप्राइटर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, प्रोप्राइटर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। यस, अनलिमिटेड। ठीक है, ये टॉपिक हमारा पहले भी आया था, अनलिमिटेड।
आगे देखें, विच ऑफ द फ्लोइंग आर पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR टू कस्टमर, उपभोक्ताओं के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कौन से हैं? रीजनेबल चेंज चांसेस एंड प्रॉपर सिस्टम फॉर द अकम्प्लिश एंड प्रमोशन, या टू सप्लाई गुड्स एट रीजनेबल प्राइस इवन द देयर इज द सेलर्स मार्केट, या इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, या टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हेard एंड redress genuine grievances, सुनने का अवसर प्रदान करना और सभी शिकायतों का समाधान करना। उपभोक्ताओं के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कौन से हैं? कस्टमर्स के लिए यस, अगर हम बात करें ये भी है हमारा रीजनेबल प्राइसेस पर, और डी, दोनों के दोनों आंसर हैं। ठीक है, यस एग्जैक्टली, उनको हमें प्रोडक्ट सही प्राइसेस पे अवेलेबल कराने चाहिए, और दूसरा उनको सुनवाई का अधिकार भी देना, शिकायतों का समाधान भी करना है। तो हमारे पास आगे ऑप्शन दिए हो सकते थे, मान लो हमारे पास आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए के अंदर कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए एंड डी, तो हम ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देते, तो उसके अकॉर्डिंग ये बी और डी हमारा आंसर रहेगा एग्जैक्ट। आगे देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज सेपरेशन ऑफ द ओनरशिप मैनेजमेंट इज कॉल्ड, किसी भी संगठन की संरचना में ओनरशिप और मैनेजमेंट में एक डिफरेंस होता है, सेपरेशन होती है, उसको क्या कहलाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, या कोऑपरेटिव सोसाइटी, किस में होता है ये टॉपिक आपको पता है वैसे? यस, ये टॉपिक होता है कंपनी में, ठीक है, कॉर्पोरेट वेल की वजह से। आगे है, व्यापारिक संगठन के कौन से प्रारूप है? सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, पार्टनरशिप, या सभी के सभी? टॉपिक बहुत इजी है ये तो, यस, इसमें ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी आ सकता है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी होगी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होगी, पार्टनरशिप हो गई, सारे के सारे आगे। अंडर द क्वांटिटी टेक्निक ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल फॉरेन टेक्निक इज द नॉट इंक्लूड, साख नियंत्रण की परिणात्मक तकनीकों में निम्नलिखित तकनीक को सम्मिलित हम नहीं किया जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल कैश रिजर्व रेशो, रैशनिंग ऑफ द क्रेडिट लिमिट, या बैंक रेट पॉलिसी? यस, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट लिमिट, ठीक है। रियलिटी में जो क्रेडिट कंट्रोल का जो काम होता है आरबीआई का होता है, तो इसमें हम कुछ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज करते हैं, तो इसमें ये नहीं है। द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ नरसिम्हा कमेटी फॉर द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म वर प्रेजेंटेड, बैंकिंग क्षेत्र सुधार के लिए नरसिम्हा समिति की प्रथम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? 90 में, 92 में, 91 में, या 94 में? यस, 1991, 1991 में, ठीक है। और दूसरी जो रिपोर्ट आई थी वो 1998 में आई थी, पहली रिपोर्ट बट 91 में है। सेकंड अगर कोई पूछे तो 98। नरसिम्हा कमेटी इज रिलेटेड टू बैंक, इंश्योरेंस, यूनियन बैंक, या HRM, किससे रिलेटेड है? ये टॉपिक तो बहुत इजी है क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन हमारा रिपीट हो ही गया। यस, बैंकिंग, बैंक से रिलेटेड है, ठीक है। तो नरसिम्हा कमेटी का जो गठन हुआ था बैंकिंग सुधारों के अंदर, बैंकिंग सेक्टर में सुधार करने के लिए हुआ था, तो सुझाव दिए थे 1990 के अंदर। तो रिजर्व बैंक के पहले के गवर्नर थे, उनकी अध्यक्षता में की गई थी। तो मतलब 1990 में कुछ बैंकिंग सेक्टर में कुछ संकट आ गया था, प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में बैंकों का बैंक है, भारत में बैंकों का बैंक कौन सा है? ये टॉपिक तुम्हारा आपको पहले ही पता है। सेंट्रल बैंक कौन सा होता है? भारतीय रिजर्व बैंक, तो RBI। बैंकों का बाप, मैं पहले भी काफी सारी वीडियो में आपको बोलते हैं, भारत में बैंकों का बैंक कौन सा है? बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक, ठीक है। आगे है, शब्द बैंको, इटली शब्द बैंको बेंचो से लिया गया है, ये BNCO बैंक से लिया गया। इसका अर्थ क्या है? लो तिजोरी, या उधार देने हो तो धन, या बेंच पीठ, क्या लगता है? यस, इसका मतलब है पीठ। तो जो बैंक शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ना, जो ओरिजिन है, वो इटली भाषा का एक शब्द है बैंको, BANCO, यहाँ, ठीक है, से लिया हुआ है, हुई है। तो इसका मतलब बेंच होता है, क्या? बेंच, क्योंकि लास्ट मतलब पुराने टाइम में लोग क्या करते हैं ना, आपस में बैठ कर ही मुद्रा के अंदर, करेंसी के अंदर ही रिलेटेड लेन देन करते थे, ठीक है। बेंच पे बैठते थे, बेंच पे बैठ के काम करते थे, मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती थी।
आगे देखो क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द वेज द आरबीआई कैन इफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट। ब्याज दरों की संरचना को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावित करने के तरीकों के संबंध में से इनमें से कौन से गलत है? पहला, बाय चेंजिंग द ट्रेजरी बिल रेट, बाय चेंजिंग द ट्रेजरी बिल रेट, या ब्रांडिंग ऑफ द लैंडिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी, बाय चेंजिंग द बैंक रेट, या फिक्सिंग द मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन द टाइम डिपॉजिट ऑफ द बैंक, या इनइफेक्टिव टैपिंग एंड द मोबिलाइजेशन ऑफ द सेविंग। तो इसमें से बताना है, इसको हिंदी में भी इन्होंने लिखा हुआ है, कोषागार बिल दर में परिवर्तन करके, मतलब ट्रेजरी बिल्स में रेट में परिवर्तन चेंज करके, उधारी देने और व्यापारिक गतिविधियों का समन्वयन करने के, या बैंक दर में परिवर्तन करके, या बैंकों में आवधिक जमा पर सर्वाधिक ब्याज दर नियत करके, या बचत का अप्रभावी उपयोग या संग्रहण, या नीचे दिए हुए विकल्प में सही उत्तर का चयन करना है, ए और डी, ए सी डी ई, या बी ई, या डी ई ओनली। तो इसमें से देख लो आप, तो इसमें से बताना है इनकरेक्ट, जिससे इंटरेस्ट रेट के ऊपर स्ट्रक्चर करके इफेक्ट करके चेंज करता है। यस, ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, बी और ई ओनली, ठीक है, बी एंड ई। बी में क्या था, उधारी देने और व्यापारिक गतिविधियों का समन्वयन करके, तो करता नहीं है। फिर बचत का अप्रभावी उपयोग और संग्रहण, इनफेक्टिव टैपिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ द सेविंग। ठीक है, तो बी और यस, बी और ई हमारे गलत थे, ये दोनों टेक्निक को बैंक फॉलो नहीं करता है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा काम भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है? इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स, क्रेडिट कंट्रोल टू एक्सेप्ट डिपॉजिट इंटरेस्ट फॉर द पब्लिक, या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड द कंट्रोल। इसमें से कौन सी चीज को वो आरबीआई नहीं करता है? पब्लिक से डिपॉजिट ही करता है ना, पब्लिक से डिपॉजिट करने वाला काम नहीं है आरबीआई का। आरबीआई के काफी सारे और काम है, बट डायरेक्टली पब्लिक की डीलिंग थोड़ी ना होती है, क्योंकि आरबीआई तो सीधा कॉमर्शियल बैंक से डील करता है। ठीक है, आगे है, ए साउंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस इन द। किसी भी सरकार की सुदृढ़ आर्थिक नीति सामान्यतः समाहित करती है वेलफेयर ऑफ पीपल, ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड नेशनल इनकम, या फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, या ऑल ऑफ द दीज। यस, सारे के सारे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड इन, रिजर्व बैंक कब स्थापित किया गया था? ये क्वेश्चन तो पहले भी हमारा आ चुका है, 1949 है ना, 1949 है ना, 1935 एस्टेब्लिश कब हुआ था? नाइनटीन 49 में तो उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, एस्टेब्लिश कब हुआ था? 35। ठीक है, यस। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हिल्टन एंड यंग कमीशन की रिपोर्ट थी, तो उसका 1934 के अंदर 5 मार्च की बात है, तो रिजर्व बैंक इंडिया एक एक्ट पारित हुआ था, पास किया गया था, तो 1935 में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, और इसका जो नेशनलाइजेशन किया गया है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कह सकते हैं, वो 1949 में। फिलहाल एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, नेशनलाइजेशन की बात हो ये। ठीक है, आगे बात है, विच वन इज नॉट रिलेटेड विद द लीगल इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस इन इंडिया। इसमें से वैधानिक वातावरण में से कौन सा संबंधित नहीं है? एमआरटीपी, फेरा, फैक्ट्रीज एक्ट, या आरबीआई? आरबीआई, यस। क्या मतलब? ठीक है ना, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट इज, अंतिम ऋणदाता कौन होता है? आरबीआई, नाबार्ड, एसबीआई, लोकल मनी लेंडर्स। जब कहीं से भी हमारी कोई हेल्प नहीं होती, तो लास्ट में हमारी कॉमर्शियल बैंक की हेल्प कौन करता है? आरबीआई करता है। गवर्नमेंट का भी बैंक है आरबीआई। विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर इज नॉट अडोप्टेड बाय द आरबीआई फॉर द कंट्रोल क्रेडिट इन इंडिया। भारत में साख नियंत्रण करते समय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस मापन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता? कैश डिपॉजिट रेशो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, कैश रिजर्व रेशो, या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो?
यस। बैंक कैश रिजर्व रेशियो यूज करता है। यस, ये आंसर, ये तो हम यूज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि बैंक जो मेथड यूज करता है ना वो यूज करता है कैश रिजर्व रेशो, बट ये कैश डिपॉजिट रेशो है, ये हम थोड़ी ना डिसाइड करेंगे। जो बैंक आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए कैश रिजर्व रेशो यूज करता है, एसएलआर यूज करता है, रिस्क एसेट रेशो और बैंक रेट या रिवर्स रेपो और ये सब, या ओपन मार्केट ऑपरेशन ये करता है। बट उस अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर ये वाला गलत था। अगर ये कैश कैश रिजर्व रेशो होता फिर तुम इसको भी गलत नहीं कहते, बट ये कैश डिपॉजिट रेशो काम थोड़ी ना, ये आरबीआई का नहीं है ऑप्शन फंक्शन है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट वन इज द सिस्टम ऑफ नोट इशू अडोप्टिंग द आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट निर्गमन की पद्धति अपनाई जाती है, प्रोपोर्शनल रिजर्व मेथड से या मिनिमम रिजर्व मेथड से या पार्शली प्रोपोर्शनल रिजर्व मेथड से एंड पार्शली मिनिमम रिजर्व या नन ऑफ द दीज। क्या लगता है आपको? द सिस्टम ऑफ नोट इशूड अडोप्टेड बाय द आरबीआई कौन सा है वो? यस, मिनिमम रिजर्व सिस्टम या मिनिमम रिजर्व मेथड भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जिसको नोट इशू करने से पहले हमारे पास 200 करोड़ का मिनिमम हमको रिजर्व रखना होता है। सोने के सिक्के होते हैं, फॉरेन की कुछ करेंसीज इंक्लूड होती हैं, बट 115 करोड़ के तो इसमें लगा लो सोने या गोल्ड के जो भी होते हैं इस टाइप की मुद्राएं होती हैं या अन्य फॉरेन करेंसी के रूप में। आगे है विच डॉक्यूमेंट इज नॉट कंसिडर इन द केवाईसी फॉर्म नॉर्म्स? ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर या बिल ऑफ एक्सचेंज? यस, केवाईसी मतलब समझते हो ना आप, नो योर कस्टमर, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है केवाईसी के लिए, बिल ऑफ एक्सचेंज को हम प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो केवाईसी के अंदर एड्रेस का हो सकता है प्रूफ, फोटो प्रूफ हो सकता है, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पेमेंट ऑर्डर, ये सब होता है, बट बिल ऑफ एक्सचेंज थोड़ी ना आएगा। मॉनेटरी पॉलिसी इज प्रिपेयर्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय, मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण और घोषणा कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट या एसबीआई? यस, आरबीआई, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फ्लोइंग लिमिट्स द पावर ऑफ द क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक? निम्नलिखित में से कमर्शियल बैंक की क्रेडिट निर्माण शक्ति को सीमित करता है? फिस्कल पॉलिसी, बैंकिंग लॉज, रेपो रेट्स या बिजनेस पेसिमिज्म? यस, इसमें से कॉमर्शियल बैंक की क्रेडिट निर्माण शक्ति को क्या सीमित करता है? रेपो रेट्स, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे होता है तो उनका भी अपना फंडा चलता रहता है, क्योंकि आरबीआई करता है फिक्स, आगे फिर कमर्शियल बैंक आगे। इन इंडिया लैंड ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, ये टॉपिक अपना पहले भी आया था। हमारा लास्ट रिसोर्ट डेफिनेटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अंतिम ऋणदाता। कॉमर्शियल बैंक्स की जब कोई हेल्प नहीं कर सकता तो आरबीआई ही करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? इसमें से क्रेडिट कंट्रोल का कौन सा मेथड नहीं है? क्रेडिट डिपॉजिट रेशो, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है अपना, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वांटिटी मेथड होते हैं कुछ क्वालिटेटिव होते हैं, पर दोनों के अंदर क्रेडिट डिपॉजिट रेशो तो कुछ होता ही नहीं है ना। बैंक रेट होती है, ये सब होती है, बट ये तो हमारा गलत था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? इसमें से सेंट्रल बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है? मोनोपोली ऑफ इशूइंग नोट, क्रेडिट क्रिएशन, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फंड्स या नन ऑफ द अबव? यस, क्रेडिट क्रिएशन, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन का काम तो कमर्शियल बैंक्स का होता है ना, साख नहीं रिबैंड करना, बट आरबीआई के फंक्शन तो अलग ही होते हैं, है ना। करेंसी इशू करना, मोनोपोली करना, गवर्नमेंट का भी बैंक, बैंकों का भी बैंक, क्रेडिट कंट्रोल करना और फॉरेन एक्सचेंज के जो भी करेंसी उनको कंट्रोल करना, क्रेडिट को फिक्स बना के रखना, स्थिरीकरण करना। इफ बैंक रेट इज रिड्यूस्ड बाय द आरबीआई द क्रेडिट क्रिएशन विल बी, क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी या नन ऑफ द दीज?
अगर बैंक रेट रिड्यूस हो जाती है, आरबीआई बैंक की रेट को रिड्यूस कर देता, तो उसका क्रेडिट क्रिएशन पे क्या इफेक्ट होएगा? यस, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट 49। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? 1935, 1950, 1948, 1930 और 1951। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आया था, तो इसका आंसर 1951 ही है डेफिनेटली, कोई सोचने वाली जरूरत नहीं है। आरबीआई एक्ट आया था 1934 में, आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया है 35 में, हिल्टन यंग योजना थी 1936 में, और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ना, 1949 में, क्योंकि ये सारी बातें हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। आपको फिर से रिपीट करूं, आरबीआई एक्ट आया था 34 में, आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया 35 में, हिल्टन यंग जो कमेटी थी वो 1926, और आरबीआई को जो नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, वो 1949 में है। छोटी छोटी बातें ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट इज द हेड ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन, कहां पर है आरबीआई का इंडिया में हेड ऑफिस? कहां पे है? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, अहमदाबाद? यस, मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र कह सकते हैं ना। क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड बैंक रेट पॉलिसी, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, या नन ऑफ दीज? क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, यस, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ये इसी के अंदर आएगा। ठीक है, क्वालिटेटिव। नेक्स्ट वन इज व्हेन बैंक रेट विल बी लोअर, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट विल बी, जब बैंक रेट हमारी कम हो जाती है तो क्रेडिट कैसा होगा? ज्यादा होगा, कम होगा, जीरो होगा, या कोई इफेक्ट नहीं आएगा? यस, मोर। फॉर एग्जाम्पल मान लो बैंक की रेट मान लो 10% है, तो 100 रुपए में केवल 90 रुपए ही आप लोन के रूप में दे सकते हो, और यदि बैंक की रेट 5% हो जाए तो 95 रुपीज आप लोन में दे सकते हो। तो वही बात करें, अगर बैंक रेट हमारी कम हो जाए तो क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगी, लोगों को हम ज्यादा उधार दे पाएंगे, तो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा हो पाएगी। तो अगर बैंक रेट हमारी कम है तो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होने वाली है। ठीक है, आगे है What does the letter R denotes in the abbreviation BR Act, which control banking activity in the country? BR अधिनियम जो देश में बैंकिंग गतिविधियों का नियंत्रण करता है, इस संबंध में R का क्या मतलब है? रिफॉर्मेशन, रेगुलेशन, रिपोर्टिंग, या रेजोल्यूशन? यस, रेगुलेशन। इसको BR एक्ट कह लो या BR अधिनियम, जिसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहते हैं, 1949 के नाम से जानते हैं। बैंकिंग की जो भी एक्टिविटीज है इस पे कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, और ये जो एक्ट है, कानून है, 16 मार्च 1949 से हमारा इफेक्ट में आ गया था, प्रभाव में हो गया था, तब से लागू हो गया था, लगा लो। ठीक है, तो ये थे हमारी कुछ छोटे छोटे सिंपल से मिक्स क्वेश्चंस। ठीक है, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तक गुड बाय, टेक केयर।